हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ आर यू? आई होप all you are well and fine. So, before entering to this lesson or this poem, I would like to ask you one question. Have you ever think about death, or have you ever feared about thinking of death? Yes, you might have thought so many times about death. Almost everybody fears of death, but still there are many people, those who are not fearing death. They think death is a rest. Death is a rest. When the people are fearing to death, such time death becomes so proud. That is why here John Donne says, "Death, be not proud." Okay, so today's lesson is "Death, be not proud." And this short poem or the sonnet, it is written by John Donne, and especially it is designed for the Vardhaman Mahavir Open University students and those who are studying in different universities and colleges. For them also it will be benefit. So if you are newly watching this video lecture, please subscribe it and forward to your classmates and relatives or friends. This is Mr. PJ Titus from Salem Classes. Let's begin. तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बोलो तो वीडियो तो नहीं है, लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पहले पूछा था एक सवाल, क्या आपने कभी मृत्यु के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी मृत्यु के बारे में सोच करके भय पाया है? जवाब में हाँ हो सकता है। हाँ, जरूर आपने कभी न कभी मृत्यु के बारे में सोचा होगा और मृत्यु के बारे में सोचते हुए हमारे अंदर डर भी समाया होगा। लेकिन आज भी धरती में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मृत्यु को एक विश्राम समझते हैं और मृत्यु को वो डरते नहीं है। तो ऐसे एक कवि के बारे में, एक पोइट के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम है जॉन डॉन। वो मृत्यु को नहीं डरते थे बल्कि मृत्यु को विश्राम मानते थे। पता है, जब लोग मृत्यु को डरते हैं तो लोगों का शायद डर को देख कर मृत्यु घमंड करता है, लेकिन यहाँ जॉन डॉन यही कहते हैं, मृत्यु तुझे घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर पीजे टाइटस है। अगर पहली बार कोई इस चैनल को विजिट कर रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं, पोएम को शुरू करते हैं। तो आज जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट का रहेगा। आप जानते ही हो, इसमें जितने सारे जो आप ये सब भी देखते हो, इंट्रोडक्शन अबाउट द एज, डॉन एंड मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, और ये जितने भी टाइटल है, हेडलाइंस है, सब हेडलाइंस है,
ये सभी चीज़ को मैं इसमें से मैक्सिमम चीज़ों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आज का जो लेक्चर इंट्रोडक्शन का होगा, फिर आगे का एज का होगा, फिर डॉन एंड मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का होगा, फिर साथ ही साथ टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन का होगा, फिर ओरिजिनल टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे और उसका टेक्सटुअल एनालाइज को देखेंगे, फिर लिटरेरी डिवाइस को देखेंगे और सैम्पल क्वेश्चन जो है आपके पास बुक है, उसमें आंसर्स भी हैं, आप उसको खुद देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। Donne wrote in the period which was midway between the age of Shakespeare and the Jacobean age, 1572 to 1631। डॉन ऐसे समय पर लिखते हैं जो एक मिडवे समय रहता है शेक्सपियर का और जैकोबियन एज का, और ये समय इस प्रकार माना जाता है कि 1572 से लेकर के 1631 तक के बीच का। इट वॉज ए पीरियड ऑफ रिमार्केबल लिटरेरी एक्टिविटी। ये एक रिमार्केबल पीरियड लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए एक रिमार्केबल पीरियड हुआ करता था, and was a short extension of Elizabethan age. The revival of learning had a great influence of England, and the classics were studied minutely and from a new angle. तो ये जो समय है एलिजाबेथ का समय को ही एक्सटेंड कर रहा था, और ख़ास करके ये लर्निंग करने का एक पुनर्जागरण का समय था, और साथ ही साथ इंग्लैंड में ये लर्निंग करने का जो पुनर्जागरण है खास करके क्लासिक के ऊपर, ठीक है, और ये जो है इंग्लैंड में इन्फ्लुएंस हो चुका था, और विशेष करके क्लासिक को लोग एक नए एंगल से लेकर के लोग सीख रहे थे और पढ़ रहे थे, यानी उसके ऊपर एक जागरूकता इंग्लैंड के लोगों के ऊपर आ चुका था। द रीडिस्कवरी ऑफ लिटरेरी एंड कल्चर ऑफ द पास्ट नोन एज ह्यूमनिज्म gave the writer and a new outlook on life। यानी जो पुराने लिटरेचर थे बीते हुए समय का, है ना, उसको डिस्कवर करना, इसी को ह्यूमनिज्म के रूप में जाना गया, और यही जो है राइटर्स को एक नया आउटलुक ऑफ लाइफ के ऊपर एक नया आउटलुक जो है उसको दर्शाया। द एज ऑफ डन वाज पीरियड ऑफ ट्रांसिशन। जॉन का जो एज था, डॉन का जो एज था, जॉन डन का जो एज था, ठीक है ना, ये जो युग था ये एक ट्रांसिशन का युग था, यानी बदलाव का युग था। मैनी चेंजेस इन द पॉलिटिकल, social and economic dominance were being affected। बहुत सारे बदलाव वहाँ पे देखा गया, बहुत सारे परिवर्तन वहाँ पे देखा गया। तो परिवर्तन क्या क्या रहा, खास करके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सभी चीज़ों में परिवर्तन देखा गया। कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड इंक्रीज in industry and trade made people materialistic। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का बढ़ना और कॉलोनियल का एक्सपेंशन होना, ये लोगों को क्या करता है कि मेटेरियलिस्टिक बना देता है, यानी भौतिकवादी बना देता है। द स्टडी ऑफ मिडिवल लिटरेचर डेवलप द माइंड ऑफ रीडर्स। मिडिवल के समय पर जो लिटरेचर पढ़ना, ये एक रीडर का जो माइंड को डेवलपिंग कंडीशन में लेकर के आ जाता था। तो
एजुकेशन वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, यद्यपि एजुकेशन जो है चारों ओर से फैला नहीं था. द कॉमन मैन spread no opportunity of obtaining knowledge from any source. Medieval belief held their ground both in Donne and his contemporaries. तो यहाँ पे एजुकेशन इतना मतलब वाइड स्प्रेड नहीं हुआ था, और कॉमन लोग जो है इतने अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जो और उनके पास इतने सारे सोर्स भी नहीं था हम्म, कि वो कुछ पढ़ सके, कुछ ज्ञान को प्राप्त कर सके. कहने का मतलब है लिटरेचर के अलावा शायद और दूसरा कोई मीडियम नहीं था जो जिससे लोग कुछ प्राप्त कर सके. हालांकि उन दिनों में पढ़े लिखे लोग भी कम थे, लेकिन जो भी थोड़े बहुत थे उन सभी के अंदर एक पुनर्जागरण आ चुका था, नए बात को सीखने का, नए बात को जानने का. Midwell believed held their ground both in Donne and his contemporaries. तो ये जो मिडिवल बिलीव है, ये एक भिन्न प्रकार का विश्वास के बारे में यहाँ पे बताया जाता है. ये आगे चल कर के हम उसका मतलब पूरा खुलासा देख पाएंगे. द रिफॉर्मेशन वाज डायरेक्ट चैलेंज टू रोम, और ये एक रिफॉर्मेशन का समय भी था. आप सभी जानते हो रिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि पुनर्जागरण, फिर से जागना, रिफॉर्म होना यानी फिर से बनना. ये खास करके रोम के ऊपर एक चैलेंज था, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्मर्स इस समय पर निकल रहे थे. खास करके कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट की ओर लोग बढ़ रहे थे. कैथोलिक धर्म के ऊपर बहुत एक भयंकर क्या हो रहा था कि विरोधाभास जारी हो रहा था. तो ये ऐसा एक समय था, और जिस समय में डॉन यहाँ पे अपना विश्वास को जाहिर करते हुए और इस छोटा सा पोएम को वो डेडिकेट करते हैं यानी लिखते हैं. नेशनलिज्म इन इट्स wider connotation was responsible not only for a new literature but also a new faith. लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रीयवाद था, ये जो बढ़ रहा था, ये केवल एक नए लिटरेचर की ओर नहीं, बल्कि एक नए विश्वास की ओर, एक नई फेथ की ओर. उनके जो नेशनलिज्म, ये क्या हो रहा था कि आगे बढ़ रहा था. The abuses and the weakness of the Catholic religion were laid bare. तो कैथोलिक रिलीजन के ऊपर बहुत सारे हमला हो रहा था. हमला यानी कोई हथियार से नहीं, बल्कि उसके जो कमजोरी थी, उस कमजोरी को लोग उजागर कर रहे थे. खास करके वो सारे नाम मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है ना. थोड़ी सी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, इसलिए मैं कह दिया कुछ. द न्यू चर्च ऑफ इंग्लैंड कैम इनटू बिंग, और इंग्लैंड का जो नए चर्च है वो क्या हो रही थी, वो अभी एस्टैब्लिश में आ जाती है. डन लाइक सम ऑफ हिज कंटेम्पररीज फेल्ट विद इन हिमसेल्फ एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फेथ. उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले भी उसकी तरह ही फेथ को रखा कर, मतलब वो एक फेथ को, अपना जो फेथ को उसके चाहने वालों को और उसको फॉलो करने वालों को यहाँ पे इस पोएम के माध्यम से वो बताना चाहते थे. हिज स्केप्टिसम, हिज ह्यूमनिज्म एंड हिज लर्निंग मेड हिम चैलेंज द फेथ ऑफ हिज एंसेस्टर्स. उसने जो रखा है, मतलब अपने पूर्व पिताओं से प्राप्त किया हुआ विश्वास, इंसानियत और जो सीखने की चाहत, ये सभी उसके जीवन में एक चैलेंज बन करके आया. और यही फेथ यानी विश्वास जो है, जो
उसको अपने एंसेस्टर से यानी पूर्व पिताओं से मिला, उसको वो बढ़ाते गया। मैं फिर से कुछ ही शब्द में आपको यही चीज़ को मैं समराइज़ करके बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं पहले कहा था, डॉन ऐसे समय पर राइटिंग करते हैं जो शेक्सपियर का और जैकोबन एज का एक बीच का समय था, जो आप यहाँ पे साल को भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है। और ख़ास करके वो एक रिमार्केबल समय था लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए। और साथ ही साथ ये ऐसे एक रिमार्केबल समय था जो एलिज़ाबेथ का जो एज है उसका ही एक्सटेंशन हो रहा था। यानी एलिज़ाबेथ के बारे में हमने जब विलियम शेक्सपियर का जो कुछ सॉनेट को पढ़ रहे थे तभी हमने एलिज़ाबेथ के एज के बारे में पढ़ा है। इसलिए मुझे ज़्यादा उसके बारे में कहने का ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं ये एक रिवाइवल का समय है, यानी पुनर्जागरण का समय है। और इंग्लैंड में क्लासिकल स्टडी के ऊपर एक न्यू एंगल के रूप में क्लासिकल स्टडी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मतलब फैल चुका है। और साथ ही साथ लिटरेचर को रीडिस्कवर किया जाता है। ओके, जो पुराना जो बीते हुए कल्चर को फिर से लौटाया जाता है। और जिसको ही ह्यूमनिज्म ही कहा जाता है। और ये ह्यूमनिज्म जो है क्या करता है कि जो राइटर है उनको एक न्यू लुक और आउटलुक को जीवन के बारे में दर्शाता है। तो ऐसे समय पर डन जो है अपना पोएम को लिखते हैं। और ख़ास करके इसी पोएम मतलब ये जो समय था एक ट्रांजिशन के समय था, यानी लेन देन के समय था। इसमें बहुत सी बातें चेंज हो रखी है, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, है ना, ये सब यहाँ पे हो रखा है। और जो कॉलोनियल है ये भी धीरे धीरे एक्सपांशन हो रहा। कॉलोनियल बोले बोले तो जो इंग्लैंड की सरकार है वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा था। हम्म तो ये भी यहाँ पे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ और इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट, ट्रेड का जो डेवलपमेंट होना, यही लोगों को भौतिकवादी बना देता है। ठीक है। और मिडिवल जो लिटरेचर है ये रीडर का माइंड को डेवलप की ओर लेकर के जाता है। ठीक है। यद्यपि इन दिनों में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, और साथ ही साथ और कॉमन व्यक्ति को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता था और इतने सारे सोर्स भी नहीं मिल पाता था हम्म कि वो कुछ विशेष चीज़ पढ़े। लेकिन और इसी जो मिडिवल समय का जो विश्वास है और डन, साथ साथ उसके जो कॉन्टेम्प्रारीज है, ओके, और साथ ही साथ ये एक रिफॉर्मेशन का समय भी था जो रोम के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म का जागृत पैदा हो रहा था। और ये जो नेशनलिज्म है, इस नेशनलिज्म को चलते वो अपने जीवन में एक नए विश्वास को पैदा किया। और साथ ही साथ ये ऐसा है कि समय पर हुआ जिस समय पर कैथोलिक धर्म का जो कमजोरी और उनके जो खामियां, ये सभी को लोग मतलब बता रहे थे। और साथ ही साथ ऐसा एक समय रहा जिस समय जो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है, यानी पहले तो कैथोलिक का ही साम्राज्यवाद था और वही धर्म को ही सभी क्रिश्चियन मतलब मानते थे। लेकिन बाद में एक प्रोटेस्टेंट होता है, एक रिफॉर्मेशन वहाँ पर भी होता है। और इसी समय पर और आ, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है बढ़ने लगता है और कैथोलिक धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक परिस्थिति में और जॉन डन जो है वो अपना विश्वास को बिल्कुल बड़े धैर्य के साथ वो अपने विश्वास को पकड़ करके रखा है। और साथ ही साथ उनके अंदर जो ह्यूमनिज्म
और उनके अंदर लर्निंग करने का जो चाहत, ये सभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती को देता है। और साथ साथ उनके एंसेस्टर के, यानी उनके जो पूर्व पिता के द्वारा पाया हुआ विश्वास को और भी बढ़ावा देता है। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट, और आगे की कड़ी में मैं उसका जो दूसरा पार्ट मैं आपके सामने रखूंगा। तो थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।